Hello everyone, welcome to Current Affair and General Knowledge session for the CLET 2025 examination. In this session, we have included the most important current affair from the third week of September, that is from the 16th of September to the 22nd of September 2024. So this is the part 25 of this session. We have already done 24 parts. So this is very important session for the CLAT examination. जो भी CLAT के examination के लिए preparation कर रहे हैं, यहाँ पे हमने include किया है 5 most important topics पैसेज जो है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखेंगे। जिस तरह का पैटर्न क्लैट में फॉलो किया जाता है, वी हैव इंक्लूडेड दैट पैटर्न। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। बिफोर दैट हियर इज सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। सो यू कैन ज्वाइन अवर सोशल मीडिया हैंडल, दैट इज इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ एज वेल एज द आपको इंपॉर्टेंट अपडेट जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। सब्सक्राइब मैनुअल लॉ इंटरेस्ट चैनल फॉर लॉ एग्जामिनेशन के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लॉ इंटरेस्ट चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर डेली अपडेट एंड इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स के लिए जो है लॉ इंटरेस्ट चैनल सब्सक्राइब दैट। In case if you want to join us for self-study program, then you can visit our center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune for offline classes. If you are Mumbai or Pune based, then you can visit at that center. If you are not, then you can call on this number for live classes, for online classes on pan India level. इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा and the counselor will guide you the whole program. आपको you can avail the demo classes both offline and online. So call on this number to get the information. So let's start this session, that is the current affair and GK session for CLAT 2025 examination, and the first topic is Battle of Surat. So that is शिवाजी महाराज and Surat raid. So शिवाजी महाराज जो है न्यूज़ में है अभी, इनको लेकर जो है कुछ कंट्रोवर्सी जो है, दैट इज अबाउट द स्टैचू ऑफ शिवाजी महाराज को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिली थी। दैट्स वाई इट इज इन न्यूज़। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी न्यूज़ में होता है कुछ उससे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो शिवाजी महाराज के बारे में हम देखेंगे अबाउट हिस्ट्री ऑफ द शिवाजी महाराज, अबाउट द सूरत रेड एंड अबाउट द स्टैचू ऑफ द शिवाजी महाराज विच हैज बीन कोलैप्स्ड। सो स्टार्ट दिस टॉपिक। So recently a 35-foot statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj unveiled at Rajkot Fort in Malvan in Sindhudurg district collapsed in less than a year. तो ये जो है कंट्रोवर्सी था कि एक 35 फुट स्टैचू जो है जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था और राजकोट फोर्ट में सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र में वहाँ, और ये एक साल के अंदर ही विद इन 1 ईयर इट हैज़ बीन कोलैप्स्ड, वो जो है टूट गया, गिर गया। It is in contrast with the Sindhudurg fort built by Shivaji Maharaj 357 years ago, remains resilient and has played a significant role in military activities such as the Surat raids. तो ये जो है इसको देखकर देखिए कि 357 years ago, that is like 350 years ago, Shivaji Maharaj has built that सिंधुदुर्ग फोर्ट, जो कि अभी तक अभी भी वैसा ही खड़ा हुआ है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, और ये अभी 1 साल पहले बना था और वो जो है टूट गया। तो मतलब कितना करप्शन हुआ होगा ये आप देख सकते हैं। मेजर पोर्शन ऑफ सिंधुदुर्ग फोर्ट वाज फाइनेंस्ड बाय सूरत रेड्स। तो जो सिंधुदुर्ग फोर्ट जो है शिवाजी महाराज ने कंस्ट्रक्ट करवाया था वो कहाँ से पैसा इनको आया था? मेजर पोर्शन वाज फाइनेंस्ड बाय सूरत रेड एंड ही डन द सूरत रेड इन 1668 में जो है 1664 में इन्होंने सूरत रेड किया था, फर्स्ट सूरत रेड। अगेन ही डन दैट सूरत रेड इन 1668 में जो है 4 साल बाद किया था, और यहीं से जो है पैसा आया जिसकी वजह से ये फोर्ट इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। शिवाजी महाराज विजन वाज टू एस्टैब्लिश मैरीटाइम कंट्रोल एंड इनहांस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थ्रू अ पावरफुल नेवी। तो नेवी को लेकर जो है काफ़ी कंसर्न रहता था इनका, और नेवी को हमेशा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है ये वर्क करते थे, और जिसकी वजह से इंडियन नेवी को आज भी देखिएगा जो इंसिग्निया है वो मराठा वाला इंसिग्निया है, वो शिवाजी महाराज के नेवी को आप इंटरेस्ट को लेकर ही वो इंसिग्निया डिज़ाइन किया गया है। The fort was strategically located to dominate maritime access and defend against foreign powers like the Siddhis, पुर्तगीज एंड द अदर कॉलोनियल फोर्सेस। और ये फोर्ट जो है सिंधुदुर्ग फोर्ट जो है उन्होंने बनवाया था इसीलिए कि मैरीटाइम ट्रेड को तो फैसिलिटेट करें ही, और साथ साथ जो है इस पर कोई फॉरेन अटैक ना हो, कोई भी जो कॉलोनियल पावर है जो पुर्तगीज ब्रिटिश वगैरह जो है इस पर अटैक ना कर सके। सिंधुदुर्ग फोर्ट रिमेन्स अ इम्प्रेग्नेबल सिंबल ऑफ शिवाजी महाराज मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक प्रोवेस। तो ये बहुत जो है इम्प्रेग्नेबल सिंबल था, कोई भी इन्फिल्ट्रेट इसको नहीं कर पाया ये जो सिंधुदुर्ग फोर्ट था। It stands as a historical testament to Maratha naval strength and fortification technique। और ये मराठा स्ट्रेंथ को, नेवल स्ट्रेंथ को भी डिनोट करता है, और साथ साथ जो है आपको मराठा के फोर्टिफिकेशन को, टेक्निक को भी, कितना बेहतरीन, कितने बेस्ट क्वालिटी के टेक्निक इन्होंने इवॉल्व किया था और फोर्ट को जो है कंस्ट्रक्ट किया था।
सूरत was known as the greatest emporium of the Orient and the richest jewel of the Mughal Empire. सो सूरत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था ट्रेड का और रिचेस्ट ज्वेल का, सब बहुत ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से आता था। इस वजह से कोई भी कंपनी जब आती थी तो वो सूरत में ही अपना ट्रेडिंग सेंटर स्टैब्लिश करने के लिए परमिशन मांगती थी। इट वॉज सेंटर to Mughal trade with Europeans, Iranians and Arabs as well as transit point for pilgrims in route to Makkah, gateway to Makkah। यहाँ पे ट्रेड तो होता ही था, जैसे बहुत सारे कंट्रीज से, यूरोप से होता था, ईरान से होता था, एंड यहाँ पे पिलग्रिम जो जाते थे मक्का, जो जाते थे मुस्लिम, वो इसी के थ्रू जाते थे और इसीलिए सूरत को गेटवे टू मक्का भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, विच सिटी इज नोन एज द गेटवे टू मक्का, सो दैट इज सूरत। Targeting Surat was a strategic move to disrupt the Mughal economy and assert Maratha dominance। तो सूरत को टारगेट करना जो है एक स्ट्रैटेजिकल मूव था कि किस तरह से उस पर डोमिनेंस आए, ट्रेड पे कंट्रोल हो जाए और मुगल के इकोनॉमी को डिसरप्ट कर दें। अगर इकोनॉमी डिसरप्ट होगा तो अपने आप मिलिट्री जो है वो डिसरप्ट हो ही जाएगी। नाउ वी विल सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। शिवाजी महाराज के बारे में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। When did Shivaji had his Chhatrapati title? So we know that Shivaji Maharaj born on 19th February 1930 में जो है 1630 में जो है इनका बर्थ हुआ था और इन्होंने जो है छत्रपति का टाइटल कब लिया था? ड्यूरिंग हिज कोरोनेशन, जब इनका जो है ताजपोशी हो रहा था, कोरोनेशन हो रहा था, तो उसी टाइम इन्होंने छत्रपति का टाइटल लिया था। इन विच ईयर? दैट इज इन 1684, 1674, 1665, 1657 and the correct answer is 1674 AD. He took the title of Chhatrapati, so he became the Chhatrapati Shivaji Maharaj and he died in 1680 में जो है इनकी डेथ हो गई थी। Now move on to the next question. In which year was the Treaty of Purandar signed between Shivaji and Jai Singh? तो शिवाजी महाराज attacked the Surat fort in 1664 and conquered the Surat fort. After that औरंगजेब sent Jai Singh को उन्होंने भेजा कि शिवाजी के साथ जाके ट्रीटी करने के लिए, and then signed a treaty that is known as Treaty of Purandar। और इस ट्रीटी में प्रोविजन था दैट शिवाजी विल गिव 23 फोर्ट आउट ऑफ 35 फोर्ट टू द मुगल। तो बाकी जो 12 फोर्ट है वो अपने पास रखेगी और 23 फोर्ट जो है मुगल को वापस कर देंगे शिवाजी महाराज। तो ये जो है कब जो है ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुआ था? दैट इज इन 1665, 1675, 1775, 1660 एंड द करेक्ट आंसर इज 1665 AD ट्रीटी ऑफ पुरंदर वाज साइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो जब भी आपको ये स्टैटिक ज्योग्राफिकल पोर्शन से भी, इकोनॉमिक पोर्शन से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है तो एग्जामिनेशन में, तो सूरत जो है वो किस बैंक, किस नदी के तट पर है, किस रिवर के तट पर जो है आपको सिचुएटेड है ये रिवर? दैट इज द रिवर का नाम बताना है आपको। यमुना, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी एंड द करेक्ट आंसर इज ताप्ती। सो ताप्ती रिवर के बैंक पे जो है सूरत सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच बैटल डिड अहमद शाह अब्दाली डिफीट द मराठाज? सो अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को कब डिफीट किया था? किस टाइम जो है, किस बैटल में जो है मराठा का ब्रूटल जो है डिफीट था? दैट वाज द ब्रूटल डिफीट एंड आफ्टर दैट टाइम द मराठा एम्पायर वाज डिटोरिएटेड ड्यू टू दिस बैटल। So this battle was fought between Ahmad Shah Abdali and Maratha in the year 1761 and what was the name of that battle? So third battle of Panipat, battle of Khanwa, battle of Buxar, first battle of Troyan and the correct answer is third battle of Panipat, that is in 1761. Next question is in the Ashtapradhan of Chhatrapati Shivaji cabinet finance minister was called as? So Ashtapradhan was the council of minister of the Shivaji administration and in that council of minister finance minister was known as। तो वो क्या कहलाते थे? फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो किस नाम से जाने जाते थे? पेशवा, श्रूनाविस, सुमंत, अमत्या एंड द करेक्ट आंसर इज अमत्या। सो अमत्या इज नोन एज द फाइनेंस मिनिस्टर और यह पेशवा जो है दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इन द शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द हिंदी दिवस 2024। सो हिंदी दिवस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हिंदी दिवस जो है हर साल जो है 14 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे रिगार्डिंग द लैंग्वेज। सो वी विल डिस्कस अबाउट द हिंदी दिवस। So India celebrated Hindi Divas on 14th September 2024, marking the 75th anniversary of Hindi's adoption as the official language of the country. So 14 September 2024 को 75th anniversary हिंदी दिवस का हमने सेलिब्रेट किया because it marks the anniversary of the official language of Hindi as the Union Minister for Home Affairs and Cooperation released a commemorative postage stamp to mark the completion of 75 years of Hindi as an official language.
तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने ये एक स्टाम्प रिलीज किया जहां पर 75 ईयर्स जो है ये हिंदी जो है पूरा कर चुका है और ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे, जिसकी वजह से ये स्टैम्प को रिलीज किया गया। द मुंशी अयंगर फॉर्मूला, अ कंप्रोमाइज बिटवीन के मुंशी एंड एन गोपालस्वामी अयंगर, resulted in Article 343 of the Constitution adopting Hindi in the Devanagari script as the official language of the Union while allowing English to continue for official purposes for 15 years। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के तैयार हुआ तो उस टाइम में जो है काफ़ी हिंदी और इंग्लिश को लेकर जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, हिंदी को रखा जाए, इंग्लिश को रखा जाए। तो यहाँ पर ये हुआ कि हिंदी जो है आर्टिकल 343 में मेंशन है, हिंदी विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इंग्लिश विल कंटिन्यू एज द को-ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर 15 ईयर्स। उसके बाद इंग्लिश को हटा दिया जाएगा। As the 15 years period ended, protest over the fear of Hindi imposition led to the Official Language Act 1963, which upheld English as an official language alongside Hindi। तो जैसे ही 15 साल खत्म हुआ तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हिंदी का इम्पोजिशन ना हो जाए, इंग्लिश को पूरी तरह से खत्म ना कर दे। तो 1963 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया, जिसमें कहा कि नहीं, हिंदी तो रहेगा ही ऑफिशियल लैंग्वेज, साथ साथ इंग्लिश भी को ऑफिशियल लैंग्वेज चलता रहेगा। Article 210 state that language to be used in the legislature can be the official language of the state, हिंदी और इंग्लिश। तो 210 में क्या मेंशन है कि जो भी स्टेट में लैंग्वेज यूज हो रहा है, या तो आप हिंदी कर सकते हैं, या स्टेट का लैंग्वेज कर सकते हो, या फिर इंग्लिश कर सकते हो। Article 351 state that it shall be the duty of the union to promote the spread of the English Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India। सो आर्टिकल 351 क्या हमें सजेस्ट करता है कि ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका, यूनियन का, कि हिंदी को प्रमोट करे, हिंदी को जो है एक हिंदी के लिए जो है लोगों में इंटरेस्ट पैदा करे, ताकि एक कंपोजिट कल्चर जो है वो डेवलप हो सके। द लैंग्वेज इज नेम्ड आफ्टर द पर्शियन वर्ड हिंद मीनिंग लैंड ऑफ द इंडस रिवर एंड इज डिसेंडेंट ऑफ संस्कृत। तो ये लैंग्वेज जो है आपको हिंद वर्ड से मिलकर बना है, कि मतलब जो इंडस रिवर के इधर रहते हैं उसको कहा गया हिंदू, हिंदू से बन गया ये हिंदी। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस हिंदी दिवस। सो इन विच ईयर वाज हिंदी दिवस फर्स्ट सेलिब्रेटेड? तो सबसे पहले हिंदी दिवस हमने कब सेलिब्रेट किया था? 1947, 1950, 1953, 1949 एंड द करेक्ट आंसर इज 1953। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हिंदी डे? तो अभी हमने देखा 14 सितंबर को हम कब क्या सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज नेशनल हिंदी डे। नाउ वी आल्सो सेलिब्रेट एज वर्ल्ड हिंदी डे ऑन दिस डेट, जनवरी 10, सितंबर 14, अक्टूबर 2, अगस्त 15 एंड द करेक्ट आंसर इज जनवरी 10। सो जनवरी 10 इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड हिंदी डे के तौर पे हम जनवरी 10 को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर? तो पहला हिंदी न्यूज़पेपर जो है, कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे इंडिया में जो है सबसे पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन था? हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, उदंत मार्तंड, बर्निंग लैम्प एंड द करेक्ट आंसर इज उदंत मार्तंड। सो दिस न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन 1826 बाय जुगल किशोर, ही वाज द एडिटर ऑफ दिस न्यूज़पेपर, दैट इज द उदंत मार्तंड। और जो सबसे पहला न्यूज़पेपर की अगर बात करें, द फर्स्ट न्यूज़पेपर दैट वाज पब्लिश्ड इन इंडिया वाज बंगाल गैजेट बाय जेम्स अगस्टस हिक्की and the first Hindi newspaper was that is Udant Martand। Next question is which of the following language belongs to the classical language category? So there are 6 classical languages of India and which of the following language belongs to that classical language category? Pali, Prakrit, Sanskrit, Hindi and the correct answer is Sanskrit। So there are total 6 classical language, that is Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Sanskrit and Odia। These are the 6 classical language of India। Next question is in which amendment to the constitution were the Bodo, Dogri, Santhali and Maithili added to the list of recognized language? तो पहले जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 8 है एंड शेड्यूल 8 टॉक्स अबाउट द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। सो देयर आर 22 लैंग्वेजेस इन द शेड्यूल 8 and these 22 लैंग्वेज जो है आपको शेड्यूल 8 में मेंशन है। अर्लियर एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर ओनली 14 लैंग्वेज इन द शेड्यूल 8। With the passage of time, there are 8 more languages were added in this schedule and there are now 22 languages। तो धीरे धीरे ऐड हुआ। तो ये बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया?
73rd, 92nd amendment, 103rd amendment, 101 amendment. एंड द करेक्ट आंसर इज 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से जो है हमने ये 4 लैंग्वेज ऐड किया, बोडो, डोंगरी, संथाली एंड मैथिली। सबसे पहले बाय 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 वी हैव एडेड सिंधी, एंड बाय 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 we have added Manipuri, Konkani and Nepali as the language in the 8th schedule, and now we have added these 4 by 92nd, so total 22 language जो है आपको उसमें mention है। English is not the part of scheduled language। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइफून यागी। सो यागी टाइफून जो है वो अभी आपको चाइना, फिलीपींस, वियतनाम, मोस्टली वियतनाम, लाओस, फिलीपींस वगैरह में जो है देखने को मिला है, एंड इट इज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव टाइफून। और इसके बारे में डिस्कस करेंगे ये टाइफून क्या है, कैसे है, और टाइफून और साइक्लोन से रिलेटेड वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So recently Typhoon Yagi has caused severe damage across Southeast Asia, affecting the Philippines, China, Laos, Myanmar, Thailand and particularly Vietnam। तो ये सारे कंट्री में जो है आपको देखने को मिलेगा टाइफून यागी। कहाँ? फिलीपीन, चाइना, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम। It is the strongest tropical cyclone Asia has encountered till September 2024 and the second most powerful globally after Hurricane Beryl Atlantic Ocean। तो एशिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है अभी तक का ये साइक्लोन जो है, ये आपको हरिकेन टाइफून जो है। और अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो हरिकेन बेरिल जो अटलांटिक ओशन में आया था उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन जो है ये आपको देखने को मिलेगा, दैट इज साइक्लोन यागी और टाइफून यागी। It originated as a tropical storm, wind speed up to 63 km per hour in the western Philippine Sea, but became category 5 typhoon with winds of 260 km per hour। तो पहले तो 63 km पर आवर का विंड स्पीड था, एक स्टॉर्म की स्पीड में था, लेकिन धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती गई एंड इट अचीव द स्पीड ऑफ 260 km per hour and it entered the category 5 of typhoon। The Saffir-Simpson hurricane wind scale categorized tropical cyclone for category 1 119 to 153 km per hour to category 5 252 km per hour और हायर। तो ये जो है कैटेगराइज करता है, सफीर सिम्पसन जो है एक स्केल है जिससे जो है हम मेजर करते हैं साइक्लोन या हरिकेन की इंटेंसिटी को, और इसमें जो है ये कैटेगरी 5 का जो है ट्रॉप आपको हरिकेन था। Storm reaching category 3 and higher are considered major tropical cyclone due to the potential for significant damage। अगर साइक्लोन कैटेगरी 3 का आ रहा है तो उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन और बहुत डैमेजफुल साइक्लोन जो है वो होता है। Storm system with winds of 119 km per hour and above are classified as hurricanes, typhoons और tropical cyclone। कोई भी स्टॉर्म जिसका विंड स्पीड 119 किलोमीटर पर आवर या उससे एबव हो तो उसको हम लोग जो है क्लासिफाई कर लेते हैं एक साइक्लोन के तौर पे या हरिकेन या टाइफून के तौर पे। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सद्भाव, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सद्भाव ऑपरेशन किसके लिए इंडिया ने लॉन्च किया है? सद्भाव टू प्रोवाइड एड एंड अर्जेंट सप्लाईज टू वियतनाम, लाओस एंड म्यांमार। तो इन सब कंट्री को जो है एड जो है प्रोवाइड करने के लिए ये ऑपरेशन इंडिया ने लॉन्च किया है, सद्भाव। Operation Sadbhav is a part of India's broader effort to contribute to humanitarian assistance and disaster relief (HADR) within the ASEAN region in line with its long-standing Act East policy। So इंडिया ने ये लॉन्च किया है डिजास्टर रिलीफ, जो इंडिया का ह्यूमैनिटेरियन एड है उसके थ्रू आसियान नेशन को जो है ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने के लिए। आसियान नेशन कौन है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है, इसके जो भी कंट्री है उनको जो है हेल्प प्रोवाइड करने के लिए नेचुरल कैलेमिटी के टाइम में। Now we will discuss some of the important question regarding this। So the center of the cyclone is a calm area, it is called the dash of the storm। तो जो साइक्लोन का सेंट्रल पोजीशन होता है, सेंटर जो होता है वो बहुत काम होता है, काम एंड कूल होता है, और उस पोजीशन को क्या कहते हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? बेस, फोकल पॉइंट, आई, ट्रिगर पॉइंट, एंड द करेक्ट आंसर इज आई। उस पॉइंट को कहा जाता है आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन। सो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में कौन सा साइक्लोन जो है वो इमर्ज होता है, उस साइक्लोन को क्या कहते हैं? जो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आता है उसको हम क्या कहते हैं? वेस्टर्न साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ईस्टर्न साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, एंड द करेक्ट आंसर इज tropical cyclone। So cyclones are known by different names in different countries। So like in the China, Philippines, Laos, they are known as typhoon। In the Caribbean, American area, they are known as hurricane।
In Indian Ocean, that is the Arabian Sea, Bay of Bengal, it is known as cyclone. In the Australia, New Zealand, they are known as Willy Willy. Now move on to the next question. Consider the following statement. So दो statement है, assertion and reason. We have to find that which one is correct. The eastern coast of India is affected by tropical cyclones more than the western coast of India. So the first assertion is this. Tropical cyclone originate only in the Bay of Bengal. तो पहला assertion क्या है? The eastern coast of India is affected by tropical cyclones more than the western. This is correct statement. ईस्टर्न कोस्ट ज़्यादा इफेक्ट होता है, आपको बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है वो साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन से ज़्यादा इफेक्ट है क्योंकि वो वार्मर रीजन ज़्यादा है. ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ओनली इन द बे ऑफ बंगाल, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. इट ऑल्सो ओरिजिनेट इन द अरबियन सी, सो दिस इज इनकरेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइफून यागी इज द नेम गिवन बाय. तो यागी नाम, टाइफून का नाम दिया जाता है, साइक्लोन का जो है कोई नेमिंग करते हैं. तो यागी नेम इज गिवन बाय विच कंट्री? Philippines, Japan, Vietnam, Laos, and the correct answer is Japan. Next question is which among the following occur when two tectonic plates are moving past each other with different speed? So we know that there are various tectonic plates inside the earth. Earth crust is made up of tectonic plates. There are 7 major plates and other are minor plates, and they move apart or move close to each other, and with that movement there are some natural activities happen. So that is known as drought, earthquake, hurricane, blizzard, and the correct answer is earthquake. तो ये इसकी वजह से ही earthquake आता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से earthquake देखने को मिलता है, and earthquake is measured by Richter scale. So the next topic is 76th anniversary of accession of Hyderabad. So Hyderabad was annexed. It was the princely state at the time of independence of India. So India became independent on 15th of August 1947, and major princely state joined India during that time. But some of the princely states decided to remain independent. They did not join either the Indian Union or the Pakistan, so they remained independent. But later on they joined Indian Union. So we will discuss about the accession of Hyderabad. Recently, 17th September 2024 marked the 76th anniversary of the accession of Hyderabad to independent India. तो ये जो है आपको 76th एनिवर्सरी है. 17 सितंबर को जो है हैदराबाद को इंडिया में इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया था, इंडिया में मिला लिया गया था. Hyderabad was a large landlocked princely state in South India covering present-day Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka and the Marathwada region of Maharashtra. तो हैदराबाद जो है आपको एक लैंड लॉक प्रिंसली स्टेट था जो इतना एरिया को कवर करता था. उस टाइम के इस एरिया को तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश को, कर्नाटक को और मराठावाड़ा के रीजन को जो है ये जो है कवर करता था. द पॉपुलेशन वाज प्राइमरली हिंदू 87%, वाइल इट्स रूलर निज़ाम उस्मान अली खान वाज अ मुस्लिम सपोर्टेड बाय अ मुस्लिम इलीट. तो ये जो थे इसका जो पॉपुलेशन, मेजर पॉपुलेशन जो था वो हिंदुइज्म था और इसके जो रूलर थे दैट वाज मुस्लिम निज़ाम उस्मान अली खान. The Nizam and the Ittihadul Muslimin, a pro-Nizam Muslim party, pushed for Hyderabad's independence, wanting the state to be on par with Pakistan and India. So ये जो निज़ाम थे आपको, जिनकी पार्टी थी इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो इंडिपेंडेंस के बाद वो नहीं चाहता था कि वो इंडिया से मिले या फिर पाकिस्तान से मिले, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था. इन जून 1947 निज़ाम उस्मान अली खान issued a फरमान declaring Hyderabad intention to remain independent after British India's transfer of power. तो 3 जून 1947 को जो है क्या हुआ था दैट माउंटबेटन प्लान जो है उन्होंने इशू किया था और इंडिया और पाकिस्तान दो यूनियन डिवाइड किया था. सो जब ये हुआ तो इन्होंने डिक्लेयर किया दैट हैदराबाद विल नॉट ज्वाइन एनी ऑफ द यूनियन दैट इज इंडिया और पाकिस्तान एंड हैदराबाद विल रिमेन इंडिपेंडेंट. So India rejected this, arguing that Hyderabad's location was strategically important to India's national security. इंडिया ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये जो हैदराबाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल पॉइंट है इंडिया के हिसाब से. तो ये जो है क्योंकि ये देख सकते हैं आप, ये जो हैदराबाद का जो है इस तरह का जो है आपको पोजीशन बनता है, यहाँ पर हैदराबाद है और ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है, तो कहीं भी जो है ये जा नहीं सकता, इंडिया ही पूरा रूट है. तो इंडिया के कहीं भी जाना होगा तो हैदराबाद को भी क्रॉस करना होगा, साउथ में आना होगा. तो Hyderabad banned Indian currency, imported arms from Pakistan and expanded its military force, particularly the Razakars militia. तो रजाकार मिलिशिया को इन्होंने अपॉइंट किया कि रिवॉल्यूशन रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए पाकिस्तान से आर्म्स में इंपोर्ट किया. इंडियन करेंसी को बैन कर दिया गया. उसके बाद जो है फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है आपको मूवमेंट चलाया और हैदराबाद को जो है पुलिस एक्शन के थ्रू जो है हैदराबाद को इंडियन यूनियन का पार्ट बना लिया गया.
The integration of Hyderabad into India, despite opposition from the Nizam and Razakars, strengthened the Indian Union's unity, integrity and stability. तो ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद जो है इंडिया के यूनिटी, इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी को और ज़्यादा मजबूत किया, और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट था जो हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन गया। Involvement of Indian Muslims on India's side created a positive impression across the country. तो और यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये थी कि ये जो आम मुस्लिम थे, लोकल मुस्लिम जो थे, पब्लिक जो थी मुस्लिम, वो ये चाहती थी कि इंडिया के साथ जुड़ना। दे वांटेड टू ज्वाइन विद द इंडियन यूनियन, दे डोंट वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट और ज्वाइन विद द पाकिस्तान। तो मुस्लिम भी पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाह रही थी, और ये बात जो है एक पॉजिटिव नोट था इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि मुस्लिम भी उसके साथ है। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच नेटिव स्टेट ऑफ गुजरात वाज रेडी टू ज्वाइन पाकिस्तान। तो ये जो है टोटल 562 जो है प्रिंसली स्टेट थे, उसमें से जो है 3 स्टेट जो है जिसने मना कर दिया इंडियन यूनियन का पार्ट बनने से। एक तो आपको जम्मू एंड कश्मीर, एक हैदराबाद, एंड द थर्ड वन वाज बडोदरा, गोंडल, भावनगर, जूनागढ़, एंड द करेक्ट आंसर इज जूनागढ़। तो जूनागढ़ भी पार्ट बनने से मना कर दिया, और जूनागढ़ के जो रूलर थे वो थे आपको महावत खान। और यहाँ भी जो है मोस्टली पॉपुलेशन क्या थी, वो जो पॉपुलेशन थी दैट इज आपको हिंदू पॉपुलेशन थी। तो इसलिए यहाँ पर प्लेबीसाइट हुआ, और ये पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे लेकिन नहीं हुआ। काठियावाड़ रीजन में गुजरात में है, और प्लेबीसाइट के थ्रू ये इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये जो है आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, देखते हैं क्या है। निजामुल मुल्क असफ जा एस्टैब्लिश द स्टेट ऑफ हैदराबाद। तो असफ जा ने हैदराबाद का स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट किया था। He never openly declared his independence from the Mughal emperor. He followed a tolerant policy toward the Hindus. The first statement is Nizamul Mulk Asaf Jah established the state of Hyderabad. तो सही है, इन्होंने हैदराबाद का एस्टैब्लिशमेंट किया था 1724 में। He never openly declared his independence from the Mughal empire. तो मुगल एम्पायर से कभी जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम आपके अंडर में हैं, कुछ देता वैता नहीं था, लेकिन मुगल एम्पायर का सोजनिटी को जो है मेंटेन रखा। He followed a tolerant policy toward the Hindus, so he followed this policy because he appointed many Hindus in his administrative post. तो ये भी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन पोलो वाज अंडरटेकन टू मर्ज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडियन यूनियन। तो कौन सा ऑपरेशन जो है ये किया गया था, पोलो जो है ऑपरेशन वो किस स्टेट के लिए किया गया था, कौन सा स्टेट इंडिया में शामिल नहीं हो रहा था जिसके लिए ऑपरेशन पोलो जो है लॉन्च किया गया। Junagadh, Hyderabad, Kashmir, Limdi, and the correct answer is Hyderabad. So Indian government has launched Operation Polo, that is a police action, and annexed Hyderabad. So Hyderabad जो है इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया 17 सितंबर 1948 में जो है ये ऐसा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वाज डन इन। तो सबसे पहले जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो है लिंग्विस्टिक बेसिस कब बना, ये जो है 1953 में एक पर्सन थे पोट्टी श्री रामलू, वो हंगर स्ट्राइक पे चले गए और 56 डेज तक वो हंगर स्ट्राइक पे रहे। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तेलुगु स्टेट और तमिल स्टेट को अलग करने की बात कर रहे थे, दैट इज आंध्रा स्टेट क्रिएट करने की बात कर रहे थे। और पोट्टी श्री रामलू का जब 1953 में डेथ हो गया तो द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट वाज मेड, दैट इज 1953, दैट इज आंध्र प्रदेश, आंध्रा। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो है वो ऑर्गेनाइज की गई अंडर फजल अली कमेटी, और ये जो है इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। उसके रिपोर्ट के ये जो है अकॉर्डिंग जो है 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटोरी हैज बीन मेड। और वो जो है कब हुआ था, कब ये रीऑर्गेनाइज किया गया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के लिए, 1950, 1951, 1952, 1956, एंड द करेक्ट आंसर इज 1956। तो फजल अली कमेटी जो है 1956 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जम्मू एंड कश्मीर बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ऑन। तो जैसा हैदराबाद का था वैसे जूनागढ़ का था, वैसा ही जम्मू कश्मीर का ही स्टैंड था दैट दे विल नॉट ज्वाइन एनी यूनियन। महाराजा हरि सिंह वाज द किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो 26 अक्टूबर 1948, 26 अक्टूबर 1947, 26 नवंबर 1948, नन ऑफ द एबव, एंड द करेक्ट आंसर इज 26 अक्टूबर 1947 को जो है ये जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन गया। Now we will see another topic, that is Union Cabinet approved simultaneous election। तो अभी जो है ये कमेटी थी, हाई लेवल कमेटी, उसकी जो है रिपोर्ट हो गई है और यूनियन कैबिनेट ने जो है इसको अप्रूवल दे दिया है कि इंडिया में साइमल्टेनियस एक साथ इलेक्शन जो है वो होना चाहिए। 1967 तक जो है एक साथ ही इलेक्शन होता था, उसके बाद जो है इलेक्शन अलग अलग होने लगा।
Recently, the Union Cabinet approved a proposal for simultaneous elections across the country, aligning polls for the Lok Sabha, state assemblies and the local bodies across the India. तो ये जो है आपको कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया और यूनियन कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दे दिया कि लोकसभा का, स्टेट असेंबली इलेक्शन और लोकल बॉडी का इलेक्शन सब साथ होगा इंडिया में. The decision came after a high level committee submitted its report on the one nation one election plan. तो इसके बाद ही डिसीजन आया, हाई लेवल कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था. For holding simultaneous election, the committee had recommended 15 amendments in the Constitution of India. तो साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए जो है कमेटी ने कहा कि टोटल 15 अमेंडमेंट, 15 अमेंडमेंट आपको कॉन्स्टिट्यूशन में करना होगा. Important amendments include 82A. The first bill recommended by the committee would begin by inserting a new article 82A into the constitution. तो कमेटी ने कहा कि आर्टिकल 82A जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया जाना चाहिए. और ये आर्टिकल 82A क्या कहेगा? आर्टिकल 82A will establish the process by which the country will move to system of simultaneous election for Lok Sabha and state assembly. तो ये जो है आपको 82 जो है प्रोसेस डेवलप करेगा, किस तरह से जो है ये साइमल्टेनियस इलेक्शन इंडिया में हो सकता है स्टेट और लोकसभा का एक साथ. The 21st Law Commission set up in 2018 proposed that simultaneous election would yield several benefits including cost saving for the public, alleviation of strain or administrative structures and security forces etc. तो ये जो लॉ कमीशन था 2018 में, उसने भी अपना रिपोर्ट दिया था, उसने भी प्रपोज किया था कि इससे क्या बेनिफिट होगा. इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको जो है पैसा बचेगा. अलग अलग इलेक्शन होता है तो अलग अलग फंड जो है रिलीज किया जाता है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है, पार्टी पॉलिटिक्स लगता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होती है. लेकिन एक बार इलेक्शन होगा उसके बाद खत्म हो जाएगा. एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है इलेक्शन कमीशन वगैरह जो है उस पर बर्डन कम हो जाएगा, एक बार करा के वो भी आराम कर लेगी. सिक्योरिटी फोर्सेस को जो बार बार डिप्लॉय करना पड़ता है डिफरेंट जगह पे, वो भी नहीं करना पड़ेगा. सिक्योरिटी फोर्सेस जो है एक ही इलेक्शन में वो डिप्लॉय होंगे, उसके बाद फिर जो है उनको फिर 5 साल बाद ही उनका टाइम आएगा. So simultaneous election means holding election to the house of the people, all the state legislative assemblies and local bodies, that is municipalities and panchayat together. तो simultaneous election का मतलब ही ये होता है कि एक साथ इलेक्शन करना आना, लोकसभा का आपको, फिर आपको स्टेट असेंबली का और फिर म्युनिसिपैलिटी और पंचायत का. नाउ वी विल सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस. द कमिटी फॉर्म्ड ऑन वन नेशन वन इलेक्शन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट. हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी? तो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का जो है रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया है, अप्रूवल भी मिल गया. इसके चेयरमैन कौन थे? रघु राम राजन, रामनाथ कोविंद, सौम्या स्वामीनाथन, उर्जित पटेल. एंड द करेक्ट आंसर इज रामनाथ कोविंद. फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, that is Ramnath Kovind, was the chairman of the One Nation One Elections Committee. Next question is, in India the chief election commissioner is appointed by the, so who appoints the chief election commissioner of India? So chief election commissioner is mentioned in, election commissioner is mentioned in article 324 of the Indian Constitution, and article 326 of the Indian Constitution deals with the adult franchise, that is any person who is above the age of 18 years can cast their vote in the election. तो इनको अपॉइंट कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इलेक्टेड बाय पीपल. एंड द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस भी वही अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट भी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट वीमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो पहली वीमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया की कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मीरा कुमार, रमा देवी, निर्मला सीतारमन. And the correct answer is Rama Devi was the first women chief election commissioner of India. Pratibha Devi Singh Patil was the first women president of India, and Meera Kumar was the first Lok Sabha speaker of the women Lok Sabha speaker of the India. पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? अभी करंट में कौन है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर? हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सुदीप जैन, राजीव कुमार, सुनील अरोड़ा, उमेश सिन्हा. एंड द करेक्ट आंसर इज राजीव कुमार इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इनका टेन्योर क्या होता है? कितने टेन्योर के लिए जो है इनको अपॉइंट किया जाता है? 4 years और 65 years, विच एवर अर्लियर, 3 और 65, 5 और 65, 6 और 65 years. एंड द करेक्ट आंसर इज 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 years, विच एवर इज अर्लियर. जो भी पहले आ जाएगा तो वो जो है 6 year के टर्म के लिए या 65 year एज के लिए अपॉइंट होते हैं. तो ये जो है हमारा सेशन था
क्लैट 2025 एग्जामिनेशन के लिए जो पैसेज हमने 5 पैसेज डिस्कस किया और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया. अगेन if you want to join the self study program, you can visit our center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for live classes. ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो है इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा एंड द काउंसलर विल गाइड यू. आप जो है यहाँ पर डेमो क्लास भी अवेल कर सकते हो, बहुत ऑफलाइन एंड ऑनलाइन जो है डेमो क्लास भी आप ले सकते हैं. और भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं. With that, we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.